हेलो दोस्तों, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय आपका अपने YouTube चैनल पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे सारे वीडियोस और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। इसी रेफरेंस में आज की क्लास में कवर करेंगे पर्सनैलिटी का क्या असर आता है एक कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पर। जैसा कि इस समय अपन कंज्यूमर साइकोलॉजी को कवर कर रहे हैं और लास्ट क्लास में मैंने आपको पर्सनैलिटी के बारे में बताया था, किस तरीके से इसकी थ्योरीज हैं और क्या कहा गया है, ऑलपोर्ट ने इसे कैसे कवर किया है। आज थोड़ा सा बात करेंगे हम कंज्यूमर बाइंग को रेफरेंस में पर्सनैलिटी क्या कहती है। देखो, जो हमने पर्सनैलिटीज की थ्योरी पढ़ी थी ना, वो एक चीज है और बाइंग बिहेवियर को दिमाग में रख के उसके कॉन्टेक्स्ट में पर्सनैलिटी को समझना एक दूसरी चीज है। यहाँ पे साइकोलॉजी के साथ साथ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो जैसा कि अपन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में कहते हैं कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, बिल्कुल ऐसे ही हमें बहुत सारी चीजों को एक साथ लेते हुए समझना होगा चीजों को। तो जैसा कि पर्सनैलिटी को मैंने कल भी बताया था, ये एक पर्सोना है, ये एक वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का जो कि पर्सोना है और इसका मतलब होता है मास्क। और इस मास्क का मतलब होता है टू स्पीक थ्रू, यानी इस पूरी दुनिया से हम जिसके जरिए बात करते हैं, जिस व्यक्तित्व के जरिए हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, दैट इज द पर्सनैलिटी। क्लियर है? तो अब अगर मैं बात कहूं कि पर्सनैलिटी को हम ये कह सकते हैं कि इससे हम ये डिफाइन करते हैं हु आर यू और हु आई एम। मैं कौन हूं, तुम कौन हो, वो कौन है, हर एक व्यक्ति कौन है। अगर ये कौन को जो आंसर कर रहे हैं ना, दैट इज हिज और हर पर्सनैलिटी। तो चलिए इसी बात को दिमाग में रखते हुए आज थोड़ी सी नई शुरुआत करते हैं अपनी क्लास में। आज मैं आपको बताऊंगी पर्सनैलिटी का जो ये वर्ड है जिसमें हम जिन लेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, अगर इसे हम खोलें तो इसका क्या मतलब होता होगा। ये वो सारे फीचर्स हैं जो एक व्यक्तित्व में हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनैलिटी की स्पेलिंग PERSONALITY है और हर एक लेटर अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है। लेट्स स्टार्ट द सेंस ऑफ पर्सनैलिटी वर्ड। फर्स्टली इट स्टैंड्स P। P क्या कहता है? देखो, P का मतलब है परसेप्शन कैपेसिटी। हम किसी के बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या नॉलेज रखते हैं, हम उसके बारे में क्या जानते हैं, और वो क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम उसे क्या मानते हैं। ये अपना अपना परसेप्शन होता है। तो इस परसेप्शन को मैं अलग से नया पढ़ाऊंगी, बिल्कुल नया टॉपिक, बिल्कुल पूरा कंप्लीट करेंगे इसको भी। लेकिन अभी आपको समझने के लिए इतना काफी है कि हम किसी को क्या समझते हैं। हर एक की पर्सनैलिटी, वो अपने बारे में अपने आप को क्या समझा रहा है, वो दूसरों को क्या समझ रहा है, लोग उसके बारे में क्या समझ रहे हैं, ये सारी चीजें। तो P इट स्टैंड्स फॉर परसेप्शन कैपेसिटी, यानी उसकी क्या क्षमता है परसेप्शन की। ठीक है, कुछ लोग जो रिलीजियस माइंडसेट के होंगे वो हर एक व्यक्ति में या हर एक चीज में या हर एक इम्प्रेशन में कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ उन चीजों को देखेंगे। और जो लोग थोड़ा सा श्रूड होंगे, थोड़ा सा विग्ड होंगे, थोड़ा सा सेल्फिश पर्सनैलिटी के होंगे, वो उस चीज को थोड़ा अलग नजरिए से देखेंगे। तो ये है परसेप्शन कैपेसिटी, राइट। E इज स्टैंड्स फॉर इमोशनल कैपेसिटी या इमोशनल मैच्योरिटी। हम कितने भावुक हैं, हम कितने परिपक्व हैं भावनात्मक रूप से, ये भी हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। छोटी छोटी बातों में दया आ जाना, छोटी छोटी बातों में हमारा रोना आ जाना, बड़ी बड़ी बातों से किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी के लिए बहुत छोटी सी बात भी बहुत मायने रखती है, दैट इज द इमोशनल मैच्योरिटी। हम कितना बड़े हो गए हैं भावनात्मक रूप से। मैं उम्र की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भावनाओं की बात कर रही हूँ, और ये एक अलग चीज है। हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी में ये इमोशनल फीचर भी होता है, राइट। तो इमोशनल मैच्योरिटी, R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिवनेस टू द सिचुएशन। हम किसी स्थिति को किस तरह से रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, तो ये भी हमारा अलग अलग नजरिया होता है। कुछ लोग बहुत काम होते हैं, बहुत शांत होते हैं, और कुछ लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, शॉर्ट माइंडेड होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बिना चीज को पूरा सुने, बिना चीज को पूरा समझे तुरंत रिएक्शन दे देते हैं। तो ये भी उनकी एक पर्सनैलिटी का फीचर है। तो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, इट्स अ यूनिक फीचर ऑफ यू, राइट। नेक्स्ट इज S, सोशियबिलिटी। हम कितने
कितने सामाजिक हैं, हम कितना लोगों के साथ घुलते हैं मिलते हैं। कई लोग पहली ही मुलाकात में बहुत ही फेमिलियर से हो जाते हैं और कुछ लोगों को शायद 10वीं मुलाकात भी फेमिलियर होने के लिए काफ़ी नहीं है। वो लोग थोड़ा सा अपना एक सेल डेवलप कर लेते हैं, उससे बाहर वो जल्दी से नहीं आते, ना तो वो आते हैं ना ही दूसरे को एंटर होने देते हैं। तो ये सोशेबिलिटी एक फीचर है जो कि पर्सनैलिटी का एक यूनिक कहना चाहिए एलिमेंट होता है। ओ, ओरिजिनलिटी। लोग कितना तो डुप्लीकेट होते हैं और लोग कितना तो ओरिजिनल होते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों के सामने अपने आप को वैसे पेश नहीं करते जैसे कि वो होते हैं, वो ओरिजिनल नहीं होते। और कुछ लोग कहते हैं हमारे सामने कोई भी आ जाओ, कोई मेहमान भी आ जाओ, कोई आउटसाइडर भी आ जाओ, जैसे हम हैं वैसा ही हम दिखाते हैं। आई विल शो एज आई एम। तो ये मेरी कितनी ओरिजिनलिटी है, ये परसेंटेज हर एक व्यक्ति में वैरी करता है। तो ओरिजिनलिटी भी एक फीचर है हमारी पर्सनैलिटी का। नेक्स्ट वन इज एन, न्यूट्रलिटी। हम कितने तटस्थ हैं, हम कितने कहना चाहिए सापेक्ष हैं। हम किस तरीके से चीज़ों के बारे में, अचानक से कोई चीज़ आ जाए तो हम किस तरीके से किसी के फेवर में होंगे या नहीं होंगे। जैसे कहते हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर हाँ या नहीं नहीं होता, कभी कभी हाँ और नहीं के बीच में भी कुछ आंसर होते हैं। तो पूरी तरह से हाँ भी नहीं, पूरी तरह से ना भी नहीं। तो ये जो चीज़ है ना, न्यूट्रलिटी है। हम कितने तटस्थ हैं अपनी परिस्थितियों के बारे में, अपने आप को उससे अलग करके किस तरीके से चीज़ों पर डिसीजन लेते हैं। तो ये होती है न्यूट्रलिटी। आगे बात करते हैं ए, अपीयरेंस। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ अपीयरेंस का मतलब हम इंटरनल नहीं कह रहे। हर एक व्यक्ति का दो छवि होती है। अपीयरेंस का मतलब है छवि, और हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में दो छवि होती है। एक वो जो वो बाहर दिखा रहा है अपने आप को, दैट इज एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो आप उसके ड्रेसअप से, उसके ड्रेसिंग सेंस से, उसके चाल चलन से, उन सारी चीज़ों से तोलते हैं। और एक होता है उसका इंटरनल अपीयरेंस, यानी उसकी इंटेलेक्चुअलिटी, उसका विजडम, उसका डिसीजन मेकिंग, उसका स्ट्रांगनेस, उसका लीडरशिप वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज़ है ना एक्सटर्नल, उसको हमने यहाँ पे काउंट किया है, जो कि कह रहा है अपीयरेंस। वो दिखता कैसे है, वो आपको इंटेलिजेंट दिखता है कि नहीं दिखता है, वो आपको स्मार्ट दिखता है कि नहीं दिखता है। कहते हैं सुंदरता होने में नहीं, जितना देखने वाले की नजर में होती है, बिल्कुल वही चीज है। तो पर्सनैलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें अपीयरेंस जो है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात की जा रही है। यहाँ आगे बढ़ते हैं एल, लीडरशिप फील। हर एक व्यक्ति, आप बॉसी नेचर के हो कि आप टू बी बॉस या बीइंग बॉस, किस तरीके के नेचर के हो। आप बॉस होना पसंद करते हो या बॉस के अंडर में होना पसंद करते हो, दो अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग क्लैरिकल माइंडसेट के होते हैं, उन्हें ऑर्डर करो वो वैसा काम कर देंगे, और कुछ लोग खुद के डिसीजन खुद लेते हैं, खुद की सिचुएशन खुद क्रिएट करेंगे और उसमें से ओवरकम भी खुद ही करेंगे। तो ये बॉसी नेचर के होते हैं, लीड करते हैं वो चीज़ों को। तो इस तरीके की भी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड, कुछ चीज़ों का मिला जुला रूप। जब कौन सी चीज़ में किस तरह की कॉम्बिनेशन बनाने हैं वो होते हैं इंटीग्रेटेड। वो एकन्वित होते हैं, वो समन्वित होते हैं। ऐसे ही आता है टी, टेंडेंसी, किस तरह की प्रवृत्ति के हैं। रिजिड प्रवृत्ति के हैं, सॉफ्ट प्रवृत्ति के हैं, बहुत ही न्यूट्रल हैं, बहुत ही फेमिलियर हैं, बहुत ही सोशल है। किस तरह की टेंडेंसी, किस तरीके की है, फैशनेबल है या बहुत ही सोबर है। तो ये अलग अलग टेंडेंसी होती है। आते हैं लास्ट में यंग। यंग का मतलब युवा है, यहाँ पे छोटा नहीं, युवा। और युवा का मतलब यहाँ से बाय एज नहीं, बाय थिंकिंग है। यानी आप कितने जोश से चीजों को सोचते हो, कितने जोशीले हैं आप, कितने युवा हैं आप। यहाँ उम्र से कोई लेना देना नहीं है। कई लोग शायद 20-25 साल के होते हैं जो कि एक्चुअली यूथ होता है, लेकिन उनकी सोच में यंगनेस नहीं होती, राइट। और कई ऐसे लोग होंगे जो 50+ भी होंगे बट दे आर एनर्जेटिक। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी का मतलब वाई जो कह रहा है वो यंग कह लो या यूथ कह लो, बाय थिंकिंग है, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे लेटर्स का एक फुल फॉर्म बताया है। तो हम ये कह सकते हैं अगर किसी व्यक्तित्व को हमें तरीके से बात को समझना हो तो व्यक्तित्व में ये सारी चीजों को हम जज करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि द पर्सन विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हैज।
राइट। तो किस तरह की पर्सनैलिटी है उसमें हम इन चीजों को जज करते हैं, कैसे दिखता है, कैसे सोचता है, किस तरीके का है, टेंडेंसी क्या है, अपीयरेंस कैसा है, उसका रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, इमोशनल कितना है, परसेप्शन उसका किस तरीके से है। तो इस तरीके से इन शॉर्ट मैंने आपको ये चीज बता दी। तो ये आपको बहुत ही फायदा करेगी पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाने में, समझने में और इम्प्रूव भी करने में। आपकी खुद की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में ये फुल फॉर्म आपको डेफिनेटली सहायता करेगी। अब बात करते हैं बाइंग की। अपना टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑन बाइंग। तो किसी व्यक्ति के खरीदने के व्यवहार के ऊपर उसके व्यक्तित्व का असर क्या है, ये है हमारा टॉपिक। तो अब व्यक्तित्व क्या था वो समझ लिया, अब बाइंग क्या होता है वो जरा समझिए। बाइंग एक्चुअली सम टोटल है, यानी सब कुछ चीजों का एक मिला जुला रूप, सम टोटल ऑफ ऑल द एक्शंस डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन ऑब्टेनिंग, कंज्यूमिंग और डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी चीज को खरीदने में या सेवा को खरीदने में, उसको ऑब्टेन करने में, उसको कंज्यूम करने में या उसको हटाने में किस तरीके की मेरी चीजों का योगदान होता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो डिसीजन मेकिंग, हमारी डिसीजन मेकिंग, इन सब चीजों के एक्शन को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने में किस तरीके की डिसीजन मेकिंग का हमारा योगदान होता है। ऑल द थिंग्स आर आवर बाइंग, ये हमारे बाइंग नेचर को फ्रेम करती है, राइट। तो अब अगर ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो पर्सनैलिटी की अगर बात कर रहे हैं कि इसका असर कैसे आता है किसी बाइंग पर, तो जरा समझो, क्योंकि हमें मालूम है किसी भी इंडिविजुअल पर डायरेक्टली जो रिफ्लेक्ट करती है वो पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है। हम किस तरह की चीजों को यूज करते हैं, किस तरीके की चीजों को खरीदते हैं, कितनी महंगी, कितनी सस्ती, कब होना, नहीं होना, अरेंज कर लेंगे, उधार ले लेंगे, अपनी होनी चाहिए, नहीं पर्टिकुलर होना या लापरवाह होना, ये सब हमारी पर्सनैलिटी और हमारे बाइंग के आपस के कनेक्शन को शो करता है, राइट। तो अपन ये कह सकते हैं पर्सनैलिटी कंसिस्टेंट भी है और एंड्योरिंग भी है। अगर हम कहें कि पर्सनैलिटी टाइम के साथ बदलती है, तो हाँ बिल्कुल ये टाइम के साथ बदलती है, लेकिन बहुत धीरे असर के साथ, इतना जल्दी नहीं बदलती है, धीरे धीरे इसका असर आता है। पर ये नहीं कह सकते कि असर आएगा ही नहीं। और कितनी तरीके के लोग हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके के लोग हो सकते हैं। कुछ लोग तो होते हैं मौके में प्रॉब्लम देखेंगे और कुछ लोग प्रॉब्लम में मौका देखेंगे। आपने देखा है, वन हु सीज द अपॉर्चुनिटी इन अ प्रॉब्लम एंड सेकेंड वन मे बी सीज द प्रॉब्लम इन द अपॉर्चुनिटी। ये डिपेंड करता है व्यक्ति व्यक्ति पर कि वो क्या देखता है और उसमें से वो क्या निकालता है, राइट। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर फ्रूडियन ने जो थ्योरीज दी हैं उनको आज हम कवर करेंगे। बाइंग बिहेवियर को ध्यान में रख के सिगमंड फ्रॉड ने हमारे को जो थ्योरी दी है वो क्या कहती है। देखो, एक मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम। ये एक तरीके से ह्यूमन साइक का जो कंसेप्शन है उसको क्लियर करता है। फ्रूडियन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, सिगमंड फ्रॉड ने 3 तरह की थ्योरी दी है पर्सनैलिटी के लिए। बाइंग के लिए पर्सनैलिटी की 3 थ्योरी दी गई है। कल जो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये थ्योरीज बताई थी वो अपनी जगह अलग है, वो केवल पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करती है। लेकिन अगर हम बाइंग से कनेक्ट करते हैं तो 3 तरह की थ्योरीज हैं, फ्रूडियन, नॉन फ्रूडियन और ट्रेड थ्योरी, राइट। तो अब फ्रूडियन थ्योरी की बात करते हैं। बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है बाइंग को समझने में फ्रूडियन थ्योरी का। अब फ्रूडियन थ्योरी ने क्या कहा है, देखो, पूरा नाम है इनका सिगमंड फ्रूडियन। उन्होंने कहा है एक तरीके से अगर पर्सनैलिटी को समझना है तो ये साइको एनालिटिकल है। साइको एनालिटिकल का मतलब हमारे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया उन्होंने। आप केवल मनोविज्ञान को मत ध्यान दीजिए, उसके एनालिसिस करने की क्षमताओं पर भी हमें गौर करना होगा, गौर फरमाना होगा। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा हर एक व्यक्ति के मानस में एनालिटिकल कैपेसिटी 3 तरीके से होती है। 3 तरीके से होती है। उन्होंने कहा है एक व्यक्ति का जो माइंड है ना वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला कॉन्शियस माइंड, जिसको अपन चेतन माइंड कहते हैं। एक होता है प्री कॉन्शियस माइंड, वो अवचेतन माइंड, और एक होता है अनकॉन्शियस यानी अचेतन माइंड, राइट। तो ये जो 3 तरह का माइंड है वो क्या कहता है, देखो, कॉन्शियस माइंड क्या कहेगा, वो कॉन्शियस माइंड, इसको अगर वर्ड्स में कहूंगी तो ईगो, एथ, सुपर ईगो, इस तरीके की चीजें हैं। अब ध्यान दो, ये जो बात कह रहे हैं हम आपको, सबसे पहले अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, यानी हमारी सुषुप्त अवस्था में हमारे दिमाग में क्या है।
हर चीज मुझे चाहिए, वो चीज, हर चीज मुझे चाहिए, ये इद है। और सुपर ईगो क्या कहता है कि जो बहुत अच्छे लोग होते हैं ना, बहुत भद्र पुरुष जो होते हैं ना, वो हर एक चीज नहीं चाहिए, केवल अच्छी चीज चाहिए। एक व्यक्ति होता है मुझे हर चीज चाहिए, एक व्यक्ति होता है नहीं मुझे मेरे लेवल की चीज चाहिए। और तीसरे तरह के लोग होते हैं जिसमें हम कहते हैं ईगो उनका काम कर रहा होता है, उसमें वो दोनों चीजों का मिक्सचर कर लेते हैं, वो उन दोनों को साथ में लेके चलते हैं। हर चीज तो चाहिए लेकिन हर चीज बेहतरीन चाहिए। एक तो कह रहा है मुझे हर चीज चाहिए, एक कह रहा है मुझे केवल बेहतरीन चाहिए, और तीसरा ये कह रहा है हमारा कॉन्शियस माइंड में कि हर वो बेहतरीन चीज जो मेरे लायक है वो मुझे चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब फ्रोइडियन ने इसको बहुत अच्छे से समझा है, और हम ये कह सकते हैं इद अगर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है तो प्री कॉन्शियस माइंड में सुपर ईगो होता है, और इन दोनों का जो मिक्स कॉम्बिनेशन होता है वो होता है ईगो। अदरवाइज नॉन कॉन्शियस अलग चीज हो जाती है। तो एक तरीके से ये आइसबर्ग मेटाफोर होता है। आइसबर्ग मेटाफोर का मतलब होता है ये हमारे दिमाग में जमा हुआ एक इतना बड़ा फ्रिजिड जोन होता है जिसको तोड़ना हर एक के बस की बात नहीं है। वो व्यक्ति खुद नहीं तोड़ पाता। कई बार हम खुद अपनी पर्सनैलिटी को नहीं समझ सकते कि व्हाट आई एम एक्चुअली, राइट। तो एक मार्केटर के लिए तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, ठीक। तो ये सारी चीजों को जो पकड़ा है उसमें फ्रोइडियन ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है। ये डायग्राम आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जब जब फ्रोइडियन थ्योरी को बाइंग के साथ में अगर पर्सनालिटी को समझ रहे हो, आंसर में लिख रहे हो, तो इस डायग्राम को कभी स्किप मत करो। अब दूसरी थ्योरी की बात करते हैं। नॉन फ्रोइडियन पर्सनालिटी की थ्योरी जो है, उन्होंने कहा था ये वो चीज है जिसको हम सोशियो एनालिटिक कह सकते हैं। फ्रोइडियन ने साइको एनालिटिक कहा है और इन्होंने कहा सोशियो एनालिटिक। हम सामाजिक रूप से कितना एनालिसिस करते हैं वो चीज, वो नॉन फ्रोइडियन थ्योरी है। यानी इसमें ये माना गया था कि जो हमारी सोशल रिलेशनशिप होती है ना, वो एक्चुअली फंडामेंटल रिलेशन काम करती है, और इसी से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप भी होती है और फ्रेम भी होती है। हम कितने सोशल हैं, हम किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम किस तरह के लोगों को सुनते हैं, किस तरह के लोगों के साथ बोलते हैं। जैसा हम बोलते हैं, सुनते हैं, ऐसा ही हम फॉलो करने लग जाते हैं। तो ये एक्चुअली सोशियो एनालिटिकल है। आप एक मिनट पहले सोच के देखो, हमने कई बार सुना होगा कि हम जन्म से क्या है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, जितना कि हम परवरिश कैसे ले रहे हैं। एक चोर का बेटा जिसका बाय जो जन्म की बात कहेंगे वो उसके फादर चोर है, जेनेटिक इफेक्ट जो अगर कहेंगे तो एक रॉबर का, एक थीफ का है, लेकिन उसकी अगर परवरिश किसी ऐसी जगह पर जहां पे कानून की संगत कहनी चाहिए वहां अगर हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं ये उसका सोशियो एनालिटिक है। और इस वजह से वो जरूरी नहीं है कि चोर का बेटा चोर ही बनेगा। मे बी कि चोर का बेटा एक बेहतरीन, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी को वो फ्रेम कर ले। तो डिपेंड किस पे करा, किस तरह के लोगों के साथ में वो बड़ा हुआ है, पला बड़ा कैसा है, उसकी परवरिश कैसे हुई है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है। तो इसका मतलब सोशियो एनालिटिकल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की भी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। और फ्रॉइडियन ने क्या कहा था, सिगमंड फ्रॉइड ने, कि किसी भी व्यक्ति का जो एक्चुअल जन्म है ना, वो जेनेटिक इफेक्ट क्या है, उसका जो साइको एनालिटिकल है उसको आप बदल सकते ही नहीं हो। ये एक आइसबर्ग है, राइट। तो फ्रोइडियन ने अपनी थ्योरी दी है, और दूसरे जो नॉन फ्रोइडियन थ्योरी है वो भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो ये कहते हैं कि मान लिया जेनेटिक इफेक्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसका, लेकिन जिस तरह के लोगों के बीच में, जिस कम्युनिटी में, जिस तरह के परवरिश माहौल में हम होते हैं, उसका भी असर हमारी पर्सनैलिटी फ्रेमिंग और उसके डेवलपमेंट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आता है, बहुत जरूरी रूप से आता है। तो उन्होंने ये कहा था 3 तरह की ऐसी पर्सनैलिटीज होती है। जो नॉन फ्रोइडियन थ्योरी के फॉलोअर्स हैं उन्होंने कहा 3 तरह की जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो 3 तरह की हो सकती है। एक तो कहते हैं कंप्लेंट इंडिविजुअल्स। कंप्लेंट का मतलब होता है वो हमेशा दूसरों से पसंद करते हैं कि उन्हें चाहा जाए, उन्हें प्यार किया जाए, उन्हें अप्रिशिएट किया जाए। अगर वो कोई नहीं करता है ना उनको, तो उन्हें उससे शिकायत होती है। वो कंप्लेंट इंडिविजुअल्स होते हैं। उन्हें अगर आप सम्मान दोगे दे आर हैप्पी। अगर आपने उन्हें सम्मान नहीं दिया और किसी दूसरे को दे दिया ना, तो उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है कि एक तो उनको सम्मान नहीं दिया, दूसरे को कैसे दे दिया। तो वो ये चाहते हैं सिर्फ उन्हें प्यार किया जाए, वो ये चाहते हैं केवल उन्हें चाहा जाए, वो चाहते हैं केवल हमारी प्रशंसा हो, किसी और की नहीं हो। ऐसे लोग होते हैं कंप्लेंट इंडिविजुअल्स।
एक दूसरे होते हैं एग्रेसिव, गुस्से वाले, वो हमेशा दूसरों की तरफ गुस्सा करेंगे, उन्हें हर चीज अपनी चाहिए, वो हमेशा प्रशंसा जीतना चाहते हैं, मिले नहीं मिले वो छीनते हैं, एग्रेसिव होते हैं, वो छीनेंगे, वो हर चीज को एक्वायर करना चाहते हैं, नहीं मिलती है तो वो छीन लेंगे, इस तरह के एग्रेसिव पीपल होते हैं। और एक होते हैं डिटैच्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा दूसरों से अलग थलग रहेंगे, अलगाववादी होंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आजाद होंगे, ना किसी पे डिपेंड करेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो सेल्फ सफिशिएंसी रहती है उनमें, हम खुश, आनंद आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया उनको खुश मानती है कि नहीं मानती है, वो अपने आप को खुश संतुष्ट मानते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, वो तो सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, वो फ्रीडम वाले ख्यालों के होते हैं। तो इस तरीके के 3 तरह के लोग हो गए, जिसको कि नॉन फ्रूडियन थ्योरी में कवर किया गया है। अब अगर बात करेंगे, एक तीसरी थ्योरी होती है जो कि ट्रेट थ्योरी है, यानी क्वालिटी। हर एक व्यक्ति में दूसरे से कुछ अलग बातें होती हैं, हम उसे दूसरे से मैच नहीं कर सकते। तो यहाँ ये कहता है कि किस तरीके से लोग दूसरों को देख करके अपनी बातों को फ्रेम करते हैं, ये ट्रेट थ्योरी बहुत बड़ा कवर करती है। तो इसको बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल। देखो क्या क्या बताया गया है, फ्रूडियन थ्योरी ने दिया है साइको एनालिटिकल, दूसरा नॉन फ्रूडियन ने सोशियो एनालिटिकल, और तीसरा जो हमारी ट्रेट थ्योरी है उसने कहा है साइकोलॉजिकल। वो लॉजिक्स लगाते हैं, तर्क से बहुत। एक तो होता है आदमी तर्क लगाएगा और एक होता है आदमी विश्लेषण करेगा। विश्लेषण करने में वो थोड़ा और ज्यादा एडवांस होता है, लेकिन तर्क लगा रहा है वो व्यक्ति, वो अपने आप को जज कर रहा है कि सही हूं कि गलत हूं, दूसरा सही है कि गलत है, राइट। तो साइकोलॉजिकल जो थ्योरी है उसको ट्रेट थ्योरी में कवर किया गया है, और इसमें ये माना गया है हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास है। डोंट कंपेयर वन पर्सन टू अनदर। हम एक ही माँ बाप की संतान होकर के हम एक जैसे नहीं हैं, तो हम पूरी दुनिया में अलग अलग लोग, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग सोसाइटी से हैं, अलग अपब्रिंगिंग से हैं। हाउ कैन वी मैच टू ईच अदर? नॉट पॉसिबल। तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ईच एंड एवरी पर्सन इज वेरी फ्रॉम अदर्स, राइट। तो पर्सनैलिटी को अगर हम ये कहेंगे तो यहाँ ये देखना पड़ेगा कि लोग दूसरों के साथ में लिंक करके अपनी चॉइसेस में बदलाव कैसे लाते हैं। तो एक मार्केटर इस चीज पे बहुत फोकस करता है कि किस तरीके से पर्सनालिटी को दिमाग में रख करके लोग अपनी चॉइसेस में बदलाव लाते हैं और जिस तरीके की चीजों को वो खरीदना पसंद कर जाते हैं, जिस पर्सनालिटी को वो प्रेफर करते हैं। आज अगर मैं शाहरुख खान को, अगर मैं सलमान खान को, अगर मैं अजय देवगन को, या मैं सचिन तेंदुलकर को, या कोई भी पर्सनालिटी या सेलिब्रिटी जिसको मैं पसंद करती हूँ, उसको अगर मैं पसंद करती हूँ, तो हाउ ही वॉक्स, हाउ ही परचेज, हाउ ही कंज्यूम्स, व्हाट कंज्यूम्स, इन व्हाट मैनर ही कैरी द पर्सनालिटी, आई विल फॉलो डेफिनेटली। तो ये चीज मुझ पर बहुत असर डालती है। तो ये ट्रेट थ्योरी है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। जो हमारा मार्केटर जो है, जो मार्केट में एक्चुअल स्ट्रेटेजी मेकर है, वो इन पर्सनैलिटीज को दिमाग में रख करके कैसे बाइंग को चेंजेस में लाता है, किस तरीके से बदलाव लेके आता है और वो समझ लेता है, उनको समझेगा। तो हम यहाँ ये मानते हैं कंज्यूमर जो होता है, इनोवेटिवनेस होता है, वो कोई भी नई चीज को पसंद करेगा कि नहीं करेगा, उसमें उन 7 बातों का बहुत फर्क पड़ता है। यानी वो कितना इनोवेटिव है, कितना डॉगमेटिज्म है उसमें, कितना स्टिमुलेशन लेवल है, उसका सेंसेशन सीकिंग क्या है, उसका सोशल कैरेक्टर क्या है, वैरायटी नोवेल्टी सीकिंग कितना है, और उसकी यूनिकनेस की नीड कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस तरीके की चीजों को फॉलो करता है, नई चीजों को वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, वो इनोवेशन से डिपेंड करता है। यानी किस लेवल तक वो रिसेप्टिव होता है नए प्रोडक्ट्स के बारे में, कितनी नई चीजों को वो अडेप्ट करेगा। देखो कई लोग होते हैं नए इंफॉर्मेशन, नए स्टाइल, नई सर्विसेज, नए इनोवेशंस को वो इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं करता, वो एक्सेप्ट भी नहीं करता, वो थोड़ा सा रिजिड होता है, हो सकता है। और कई लोग कहते हैं अरे ठीक है ना, जस्ट टेक अ चांस, लेके देखते हैं, चक्के देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं क्या नया है, जरा देखे तो सही कितना अच्छा है। तो कुछ लोग तो बहुत इनोवेटिव होते हैं, नई चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, मैं तो जो चीज जैसा यूज करता हूं मैं तो वैसा ही करूंगा, कुछ नया नहीं करूंगा। भैया कौन रिस्क ले, क्या पता कितना कैसा हो वो चीज। अब ऐसी कुछ होते हैं डॉगमेटिज्म। डॉगमेटिज्म जो पर्सनालिटीज होती है ना, वो दूसरे लोगों के साथ वो जल्दी से मिक्स नहीं होते, वो नई चीजों को, नए प्रोडक्ट्स को, नई सर्विसेज को वो अडॉप्ट नहीं करते, और वो अपने एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स होते हैं उनसे ही स्टिक रहते हैं।
तो इस तरीके के जो लो डॉगमेटिज्म वाले लोग जो होते हैं ना, वो होते हैं ओपन माइंडेड, जबकि हाई डॉगमेटिज्म वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं क्लोज माइंडेड। तो एक मार्केटर को इस पे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि वो किस तरह के लोगों के साथ में डील कर रहा है, ओपन माइंडेड है या क्लोज माइंडेड है, क्या वो नई चीज को अप्लाई कर लेगा या नहीं करेगा। तो इस तरीके की चीजों को ध्यान में रखकर एक मार्केटर अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। ऐसे ही सोशल कैरेक्टर हो सकता है, कितना इनरली डायरेक्टेड है, कितना अदर या एक्सटर्नली डायरेक्टेड है, लोग उन पर गवर्न करते हैं या वो खुद पर गवर्न करते हैं। एक सेल्फ कंसेप्ट आएगा, आपको मैं धीरे धीरे बाद में बताऊंगी। तो ये सारी चीजें भी बहुत फर्क पड़ती है, सोशल कैरेक्टर में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो हम कुछ अनोखा, कुछ अलग, दूसरों से खास, इस यूनिकनेस के लिए भी हम बहुत भागते हैं। वो लोग कन्वेंशनल चीज़ों को पसंद नहीं करते, वो लोग ट्रेडिशनल चीज़ों को पसंद नहीं करते, कुछ भी नया जो दूसरों से अलग होना उसको वो पसंद करते हैं। तो वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन या स्टैंडर्ड जो होते हैं ना, वो ट्रेडिशनल चीज़ों के लिए नहीं होते, वो अलग तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं। ऐसे उनका स्टिमुलेशन लेवल क्या है, कितना ऑप्टिमम कितना है, यानी नोवेल्टी चीज़ों को लेंगे कि नहीं लेंगे, या लो नोवेल्टी को भी वो पसंद कर लेंगे। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, सेंसेशन पसंद है कि नहीं है। इसके अलावा अगर बात करेंगे कि उनका वैरायटी नोवेल्टी सीकिंग है या नहीं है, अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग तरह की चीज़ें, यानी नॉवेल्टी भी होनी चाहिए और खास बात में उसमें वैरायटी भी होनी चाहिए, कुछ अलग हटके भी हो और खास भी हो, मतलब अलग हटके भी और खास भी हो, ये दो अलग अलग बातें हैं, नॉवेल्टी और वैरायटी। तो एक जो मार्केटर होता है इन सबको बहुत फोकस करके बात करता है। ऐसी बहुत कॉग्निटिव पर्सनैलिटी फैक्टर्स भी होते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को देखते हैं, किस तरीके से वो अपनी चीज़ों को परस्यू करते हैं। इस तरीके से ब्रांड स्टिकनेस भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपको मैं बता दूं, एक पर्सनैलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ब्रांड पर्सनैलिटी। ब्रांड पर्सनैलिटी का मतलब होता है मेकिंग द ब्रांड अलाइव, किसी भी ब्रांड को जिंदा रखना, वो होती है ब्रांड पर्सनैलिटी। मुझे रेमंड्स का ही चीज़ अगर पसंद है तो वही लूंगी, मुझे बाटा या लिबर्टी ही पसंद है तो मैं वही लूंगी, भले मार्केट में मतलब वैरायटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हो, वैरायटी ऑफ ब्रांड्स हो, वैरायटी ऑफ सर्विसेज हो, पर नहीं, मैं तो क्योंकि बरसों बरस हमारे जनरेशन फैमिली से अगर वो चीज़ों को उसी ब्रांड पे यूज़ किया जा रहा है तो आई विल स्टिक टू द पर्टिकुलर ब्रांड। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मार्केटर को इस आइसबर्ग को तोड़ना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि एक मार्केट में एक ब्रांड का अगर अच्छा खासा पैठ हो, उस पैठ को हिलाना और हिलाने के बाद उसे तोड़ना, इट्स अ बिग चैलेंज। और मार्केटर इन सब कामों को करता है और इसके लिए वो बहुत 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 सारी मेहनत करता है। तो ब्रांड पर्सनैलिटी भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसमें सिंसियरिटी भी आती है, एक्साइटमेंट भी आता है, कॉम्पिटेंस भी आता है, सोफिस्टिकेशन भी आता है, और उसके अलावा रिजिडनेस जो होती है वो भी आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ। कुछ लोग तो प्रोडक्ट पर्सनैलिटी भी ज्योग्राफिकल उससे बहुत रिलेट करते हैं। जैसे जो अगर मैं कहूँ कि बनारसी साड़ी है, तो जो बनारसी साड़ी है तो ज्योग्राफिकल एसोसिएशन उसके साथ में बहुत ज़बरदस्त जुड़ा हुआ होता है। बनारस के लोगों की खास पसंद कह लो बनारसी साड़ी होगी। और जैसे कांजीवरम साड़ी, बनारसी साड़ी, या फिरोजाबाद की चूड़ी, या मुरादाबाद का तांबे का पीतल का बर्तन, ये जो कांच की चीज़ें हैं, ये पर्टिकुलर चीज़ के साथ में जुड़ाव है ज्योग्राफिकल। जयपुर की अगर हम बात करेंगे तो ब्लू पोट्री है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, अगर सांगानेरी प्रिंट का कपड़ा है, ये सारी चीज़ें एसोसिएट होती हैं उस ज्योग्राफी के साथ में और इससे उसकी पर्सनैलिटी बनती है। आज हम जयपुर के लोग होकर के लहरिया ना पहने, बंदेज ना पहने, तो फिर जयपुर के लोग ही नहीं कहलाएंगे। यही है जियोग्राफिकल एसोसिएशन विद द पर्सनैलिटी। तो बच्चों, बहुत कुछ है बताने के लिए, मगर आज की क्लास के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये क्लास मेरी समझ में आई है, पसंद आई है, एंड थैंक्स फॉर कीप फॉर वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू।